हेलो बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और विचलनशीलता के माप पे जितने भी न्यूमेरिकल थे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के थे, और विचलनशीलता में हमने रेंज, क्यू डी, एस डी, ए डी, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो कोरिलेशन या सहसंबंध का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन या इसका हम अगर मीनिंग की बात करें तो सहसंबंध का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ें जो साथ में हों। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी वेरिएबल्स या कोई भी ऐसे चर जो हमेशा साथ में रहते हों, उसमें परिवर्तन किसी भी तरीके का हो सकता है, अनुकूल या प्रतिकूल। यानी एक अगर चर चेंज हो रहा है तो दूसरा उसके साथ साथ चेंज हो रहा है किसी भी तरीके से। मान लीजिए एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। यह इसके प्रतिकूल हो सकता है कि एक कम हो रहा है दूसरा ज़्यादा हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है एक अधिक हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी परिवर्तन जब दो या दो से अधिक चर हों तब वो साथ साथ होने वाला परिवर्तन जो होता है या साथ साथ चलने वाला जो संबंध होता है वो कोरिलेशन या सहसंबंध कहलाता है। फर्स्ट ईयर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। चर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो परिवर्तनशील होती है, जो परिवर्तित हो सकती है, उसको हम चर कहते हैं। किसी भी चीज़ में हम जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो हमारे लिए चर होती है। और चर को ही हम परिवर्ती भी कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब एक परिवर्ती में हुए परिवर्तन का दूसरे परिवर्ती पर अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन होता है, हम इसको चर के रूप में भी देख सकते हैं कि जब एक चर में हुए परिवर्तन का दूसरे चर पर अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन होता है तब इस दोनों चरों में जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसको सहसंबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ गई, किसी एक चीज़ को कम किया दूसरी चीज़ अपने आप कम हो गई। इसको हम डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल से भी रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि किसी के मैथमेटिक्स में अगर अधिक मार्क्स आते हैं तो उसके फिजिक्स में भी अधिक होते हैं, केमिस्ट्री में भी अधिक होते हैं, या किसी के हिंदी में अधिक मार्क्स आते हैं तो उसके सोशल साइंस में भी अधिक होंगे, किसी की ड्राइंग अच्छी है तो उसकी ये चीज़ अच्छी होगी। किसी भी चीज़ से रिलेट करके हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सब्जी में ये चीज़ डाली तो उससे ये चीज़ बढ़ गई, या हमने ये किया तो इससे ये परिवर्तन हुआ, ये किया तो ये परिवर्तन हुआ। वो किसी भी तरीके का परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरीके के जो सहसंबंध होते हैं, इस तरीके के संबंध को हम क्या कह सकते हैं, सहसंबंध कह सकते हैं, क्योंकि साथ साथ परिवर्तन होता है। हमने एक चर में परिवर्तन किया दूसरे में अपने आप हो गया। वो परिवर्तन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कोरिलेशन कह सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। कोरिलेशन या सहसंबंध दो या दो से अधिक परिवर्तियों, यहाँ पर अगर आप परिवर्ती समझेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप यहाँ इसे चर मान सकते हैं कि जो सहसंबंध होता है वो दो या दो से अधिक चरों के मध्य स्थित पारस्परिक संबंध है। इसकी मात्रा को कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जो टर्म है वो हम उसको क्या कहेंगे, कोरिलेशन, और उससे जो हम निकालेंगे उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम बार बार क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोरिलेशन -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है। वो 0.25 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0.40 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, 0.85 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मात्रा के रूप में हमें प्राप्त होगा वो होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोई भी दो चीज़ों के बीच में संबंध है वो तो हमारा कहलाएगा कोरिलेशन, लेकिन जब हम उसे मात्रा के रूप में दर्शाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक या दो डेफिनेशन मैंने यहाँ आपको बताई है। यहाँ इसके अलावा भी बुक्स में बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। HK कपिल वाली बुक है, तारेश भाटिया वाली बुक है, तो आपको जो है डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा मेन मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम JP गिलफोर्ड की डेफिनेशन देखें, इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है क्योंकि दोनों ही मीडियम के बच्चे हैं। तो इसमें अगर हम गिलफोर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो गिलफोर्ड ने ये कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए सिंगल नंबर दैट टेल्स अस टू what extent two things are related, to what extent variations in the one go with variations in the other।
कहने का मतलब है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो एक सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये +1 से -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने कोई न्यूमेरिकल किया, उसमें हमारा कोरिलेशन आया 0.45, तो ये कोरिलेशन ये एक सिंगल नंबर है जो हमें क्या बताता है कि कोई भी दो वेरिएबल में या कोई भी दो चीज़ें किस हद तक दो एक दूसरे से संबंधित हैं, और एक में परिवर्तन होगा तो किस सीमा तक दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो 0.45 का मतलब होगा कि ये जो हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.45 है। ये एक सिंगल नंबर होता है जो हमें दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन बतलाता है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की हम बात करें तो फर्ग्यूसन और टेकाने ने जो इसकी डेफिनेशन दी है, द स्टेटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ये हमें दो चरों के बीच में मात्रा को बताती हैं। जो हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में या कोई एक मात्रा को बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। यानी कोई भी दो चीज़ों के बीच में संबंध तो है, लेकिन उस संबंध को बताता कौन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें बताता है कि कोई भी दो चरों के बीच में कैसा संबंध है। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, वह सांख्यिकी जो कि दो परिवर्तियों के मध्य संबंध की मात्रा का वर्णन करे वो सहसंबंध गुणांक कहलाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि जो भी चीज़ या जो भी स्टेटिस्टिक्स हमें दो चरों के बीच के संबंध को बताती है वो सहसंबंध गुणांक कहलाती है, और दो चरों के बीच का जो संबंध होता है वो सहसंबंध कहलाता है। अब कोरिलेशन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कोरिलेशन दो तरीके का कह सकते हैं हम। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक और क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक। यानी ये मात्रात्मक प्रकार का भी हो सकता है और गुणात्मक तरीके का भी हो सकता है। मात्रात्मक मतलब, मात्रात्मक से हमारा मतलब है कि जिसको हम क्वांटिटी के रूप में या मात्रा के रूप में दर्शा सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन होता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है। इसमें पॉजिटिव है तो कितना, मान लीजिए अगर मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था, मान लीजिए 0.45 आया तो ये क्वांटिटी के रूप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव हो सकता है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये माइनस का आएगा तो ये नेगेटिव होगा। और ज़ीरो का मतलब होता है दो चरों के बीच में कोई भी कोरिलेशन या कोई भी संबंध नहीं है। मतलब एक चर अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसका दूसरे चर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो होता है ज़ीरो कोरिलेशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे। और क्वालिटेटिव अगर बात करें कि गुणात्मक किस तरीके का हो सकता है, तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर या कर्व लीनियर होता है। लीनियर का मतलब जिसको हम एक लाइन के रूप में या एक मात्रा के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे हम अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट मूवमेंट करेंगे वो किस तरीके का कोरिलेशन होता है, लीनियर होता है, जिसे हम एक रेखा के रूप में या एक मात्रा के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं, एक लाइन के रूप में दर्शा सकते हैं उसको। नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर वो होता है जो कर्व के रूप में होता है, यानी एक बार तो वो बढ़ेगा, दोनों चरों के बीच में जो कोरिलेशन होगा वो एक बार तो धनात्मक होगा, बाद में धीरे धीरे ऋणात्मक या धनात्मक बदलता हुआ जाएगा। तो इस तरीके का कोरिलेशन जो होता है वो कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि छोटे क्वेश्चन में आपके आ सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन, और पूछा भी जाता है। पिछला अगर आप एग्जाम पेपर देखेंगे तो उसमें आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब एक चर की मात्रा में वृद्धि होने के कारण दूसरे चर की मात्रा में भी वृद्धि होती है, और एक में कमी होती है तो दूसरे में भी कमी होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे जैसे IQ बढ़ता जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चे का IQ या किसी बच्चे का IQ कम है तो उसके एग्ज़ाम में स्कोर भी कम होगा, दूसरे बच्चे का IQ ज़्यादा है तो उसका एग्ज़ाम में मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, तीसरे बच्चे का उससे भी ज़्यादा IQ है तो उसका एग्ज़ाम में स्कोर उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस पर हमने IQ को लिखा है, वाई पे हमने एग्ज़ाम स्कोर को लिखा है। तो जैसे जैसे हमारा IQ बढ़ता जाएगा एग्ज़ाम स्कोर बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, जिसमें एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक चर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। जैसे मैं कहूँ जैसे जैसे IQ कम होता जाता है वैसे वैसे एग्ज़ाम स्कोर भी कम होता जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। जैसे जैसे
कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। जैसे मैं कहूँ कि कोई ऐसा एग्जांपल नहीं कि जैसे किसी भी बच्चे के अगर फिजिक्स में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो उसके केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। किसी कोई भी एग्जांपल हो सकता है। किसी एक बच्चे के अगर हिंदी में अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो उसके सोशल साइंस में भी अधिक आएंगे। इस तरीके से कोई भी दो चर जो साथ साथ आए हमेशा, तो वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं। एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए आप हमने खाने में या हमने कोई चीज़ बनाई, उसमें हमने शुगर, जैसे जैसे शुगर डालते जाएंगे वैसे वैसे उसका टेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम शुगर कम करते जाएंगे उसका टेस्ट कम होता जाएगा। इसका मतलब हमने जैसे जैसे एक चीज़ को बढ़ाया दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, एक चीज़ को कम किया दूसरी चीज़ भी कम हो गई। तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, जो जहाँ पर दोनों चर एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ कम होते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ आपने देखा होगा बनता है कई बार, जहाँ पर एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये आपके 3 नंबर के या 1.5 नंबर के में 1.5 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जा सकता है। दूसरा आपका नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें अगर एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट होगा, यानी एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो पहले वाला बढ़ेगा। इस तरीके से हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है, कि एक चर बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इस तरीके का ग्राफ बनता है इसमें, जहाँ पर आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल नहीं कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी कम होती रहती है। मान लीजिए हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते वक्त जैसे जैसे हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, अगर हम एक लेवल के से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमारी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, उतनी गलतियाँ ज़्यादा होंगी। ऐसे ही हमारी राइटिंग, मान लीजिए हम धीरे लिखते हैं या हम नॉर्मल स्पीड में लिखते हैं तो हमारी राइटिंग अच्छी होती है। लेकिन जब हम बहुत फास्ट लिखना जाते हैं या बहुत फास्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ भी होती है, राइटिंग भी अच्छी नहीं रहती। इसका मतलब जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी कम हो रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी पावर कम होती है। तो जहाँ पर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम होती है, दोनों अपोजिट चल रही हैं, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, तो वो कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी तरीके से तीसरा जो कोरिलेशन होता है वो जीरो कोरिलेशन। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, एक चर बढ़ रहा है तो उससे दूसरे चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है उससे दूसरे पे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का कोरिलेशन जो होता है वो जीरो कोरिलेशन होता है। मतलब इससे हम ये नहीं कह सकते कि एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या एक चर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, जहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ किसी के मैथमेटिक्स में अधिक मार्क्स आते हैं तो उसका घर पर एडजस्टमेंट कम हो जाता है। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स का और घर के एडजस्टमेंट का, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे किसी के मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं उसका उसके हाइट पे, हेल्थ पे कोई असर नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। तो उस तरीके के कोरिलेशन को हम जीरो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने जो सारे पढ़े हैं वो हमारे कौन से हुए, क्वांटिटेटिव, जिसको हमने क्वांटिटी के रूप में बताया। अब हमारे हैं क्वालिटेटिव कोरिलेशन, गुणात्मक। गुणात्मक में दो तरीके के आते हैं, लीनियर कोरिलेशन और कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहला जो है लीनियर। लीनियर का मतलब है जो जब कोई भी दो चरों का मापन इंटरवल या रेशियो स्केल में किया जाता है तब उसके जो स्कोर्स होते हैं उनमें कंटिन्यूटी का गुण पाया जाता है। ये मैंने आपको शुरू में जब स्केल करवाए थे तब 4 तरीके करवाए थे, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। नॉमिनल में सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ उसमें श्रेणी के रूप में बांटा जाता है, तो वहाँ पर हम डेटा को नहीं, कोरिलेशन नहीं ज्ञात कर सकते। दूसरा सिर्फ ऑर्डर में दिए रहते हैं कि क्रम से दिए रहेंगे, जो चीज़ अधिक होगी उसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, जो कम होगी इस तरीके से ऑर्डर में दिए रहते हैं। तीसरा जो स्केल होता है इंटरवल, और चौथा जो रेशियो स्केल होता है उसमें अगर हमें डेटा मिलते हैं तो वो डेटा क्या होते हैं, कंटिन्यूस डेटा होते हैं। उनमें इंटरवल जो होगा वो इक्वल इंटरवल होगा, उनके बीच में अनुपात जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो इस तरीके के जब डेटा हमें मिलते हैं तो उनके बीच में जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो एक तरीके का रेखीय कोरिलेशन। रेखीय क्यों होता है, क्योंकि उसे हम एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में होते हैं इसलिए।
तो इस प्रकार के जो लीनियर कोरिलेशन होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बीच में आया है। तो ये हम कोरिलेशन का एक टाइप होता है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि, और दूसरा स्पीयरमैन की रैंक ऑर्डर मेथड, ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम इंटरवल स्केल पे हमें डेटा दिए रहते हैं, रेशो स्केल में जब हमें डेटा दिए रहते हैं, तो हम उससे जो कोरिलेशन निकालते हैं वो लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। दूसरा नॉन लीनियर होता है, जहाँ पर क्या होता है, दो चरों के बीच में एक ऐसा कोरिलेशन पाया जाता है जिसमें शुरू में तो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, बाद में उन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बार बढ़ेगा कम होगा, तो इस तरीके का जो कोरिलेशन होता है उसको कर्वी लीनियर, क्योंकि ये कर्व के रूप में या वक्र के रूप में है, तो इसको नॉन लीनियर, क्योंकि इसे एक सरल रेखा के रूप में हम नहीं प्रदर्शित कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त एक बार तो बढ़ती है, लेकिन एक उम्र के बाद जैसे 25 या 30 साल तक तो हमारी मेमोरी बढ़ेगी, उसके बाद हमारी मेमोरी कम होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा ओल्ड एज में हमारी मेमोरी बहुत कम हो जाती है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी वर्क एफिशिएंसियाँ, यानी हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एक बार तो बढ़ती है, यानी 25 या 30 साल तक तो हम क्या करते हैं, कार्य कुशलता हमारी बढ़ती है, यानी हम कोई भी काम करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है वैसे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसमें एक बार तो क्या होगा, हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव होगा और उसके बाद नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से इसको नॉन लीनियर, क्योंकि इसे हम एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नॉन लीनियर कर्वी या कर्वी लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। उसके बाद ये आता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कोरिलेशन निकाला जाता है। तो दो तरीके हो सकते हैं इसके। पहला हो सकता है पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट, यानी इसको पियर्सन ने बताया इसलिए हम इसको कहेंगे पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। दूसरा स्पीयरमैन ने बताया, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर मेथड। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे हम कोरिलेशन निकालते हैं। फिर मैंने इसको फर्दर इसको डिवाइड किया ग्रुप डेटा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप डेटा, यानी ये ग्रुप डेटा से भी निकाला जा सकता है और अनग्रुप डेटा से भी निकाला जा सकता है। अब हम ग्रुप डेटा से नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ अनग्रुप डेटा के भी दो तरीके होते हैं, एक्चुअल मीन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ग्रुप डेटा मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, अनग्रुप डेटा भी बता रखा है। व्यवस्थित आंकड़े किस तरीके के होते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े किस तरीके के होते हैं। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से भी निकालने के दो तरीके, एक तो हम वास्तविक मध्यमान विधि से निकालते हैं, एक कल्पित मध्यमान या अज्यूम्ड मीन मेथड से भी निकालते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो हम यहाँ एक्चुअल मीन मेथड से भी नहीं करेंगे, सिर्फ अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। आपके सिलेबस में पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट जो है वो अज्यूम्ड मीन मेथड से है, और स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर निकालने का एक ही तरीका है। तो हम ये दो तरीके कोरिलेशन में करेंगे। तो आपका ये काम रहेगा कि आपको कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको पूछना है। इसके बाद हम इन दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे कि प्रोडक्ट मूवमेंट कैसे निकाला जाता है और स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो पहला, छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 1.5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कोरिलेशन क्या है, और दूसरा ये पूछा जा सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जीरो कोरिलेशन क्या है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। उसके बाद आपसे बड़े क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर मेथड। आपको डेटा दे देंगे और स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर निकालो, या फिर पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट या स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर, इन दोनों में से एक आपको न्यूमेरिकल मिलता ही है एग्ज़ाम में। उसके अलावा आपसे छोटे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि रैंक ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला लिखिए, पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट का फॉर्मूला लिखिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करने हैं। थैंक यू।